मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने पिट्यूटरी हार्मोन्स के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में। और इस वीडियो को शुरू करने चलो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बात किया हुआ था या मैंने आपसे बात की हुई थी कि हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके कौन कौन से बेसिक्स रोल हैं, वो कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसके थ्रू जो होती है वो आपकी पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है वो ऑपरेट करती है, अपने हार्मोन्स को रेगुलेट करती है अपने हार्मोन्स को। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पिट्यूटरी खुद से रिलीज करती है और बहुत सारे ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जिनको कि पिट्यूटरी रिलीज करवाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बेटा हमारी ब्रेन के अंदर जो हाइपोथैलेमस रीजन होता है वो एक ऐसा जंक्शन होता है जहां पे न्यूरॉन सेल भी प्रेजेंट होती है और न्यूरॉन सेल या न्यूरो एक तरीके से न्यूरॉन सेल और केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो हमको जो देखने को मिलता है बेटा वो है हमारा हाइपोथैलेमस। तो आप हाइपोथैलेमस को हमेशा एक इंपॉर्टेंट के तौर पे देखेंगे तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे जहां पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद होती है, जहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स के हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं या इन्हीं को हम लोग जनरली रिलीजिंग फैक्टर का नाम जो है वो देते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। और यही जो हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं बेटा वही रिलीजिंग हार्मोन्स जो हैं वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के इंफॉर्मेशंस देते हैं कि उन्हें कब कौन सा हार्मोन्स रिलीज करना है। बाकी मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया कि हमारे हार्मोन्स किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे हार्मोन्स दो तरीके के या दो डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हमने उनको डिवाइड किया गया है, एक वाटर सोल्यूबल और एक आपका होता है लिपिड सोल्यूबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लिपिड सोल्यूबल होता है ना, ऐसे हार्मोन्स जो इजीली आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए, ठीक है ना, उन्हें हम लोग जनरली लिपिड सोल्यूबल बोलेंगे। लेकिन जो वाटर वाले होते हैं जिनको वाटर ज्यादा पसंद है, लिपिड पसंद नहीं है, वैसे हार्मोन्स जो है वो बाहर से ही इंफॉर्मेशन जो है वो देने का काम करते हैं, सेल के अंदर नहीं आ सकते। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था कि हमारी हार्मोन्स में दो तरीके के हार्मोन्स हैं। द लिपिड हार्मोन्स इंक्लूड स्टेरॉयड हार्मोन्स और थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारे ऐसे हार्मोन्स माने जाते हैं जो बेसिकली लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, जो डायरेक्ट सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर आकर के अपना फंक्शन जो है बेटा वो परफॉर्म करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में तो वाटर सॉल्युबल जो हार्मोन्स होते हैं उनमें हमारे एमीन हार्मोन्स या एमाइन हार्मोन्स या पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो अब आपको जब भी मैं हार्मोन्स बताऊं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि वो हार्मोन्स स्टेरॉयड है या फिर वो हार्मोन्स वाटर सोल्यूबल है या वो हार्मोन्स लिपिड सोल्यूबल है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो हार्मोन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या इंट्रा सेलुलर, मतलब सेल के बाहर से इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है या सेल के अंदर से इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही आपसे बताया हुआ था कि हमारी जो हार्मोन्स होती हैं वो दो तरह से फंक्शन परफॉर्म करती हैं। वह तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेंगी, अगर वो किसी भी सेल को बाहर से इंफॉर्मेशन देंगी तो हम उनको बोलेंगे कि उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म किया। लेकिन अगर कोई हार्मोन्स न्यूक्लियस तक पहुंच करके उसको इंफॉर्मेशन देती है तब उस समय हम उसको कहते हैं कि हमारी जो हार्मोन्स है उसने इंट्रा सेलुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिएगा, इसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, भूलिएगा नहीं इनको, ठीक है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के अंदर अगर हम लोग जैसा कि बात किया था कि स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जनरली जो हमारे थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स के अंदर जो है वो जनरली हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं। उसी तरीके से वाटर सोल्यूबल में आपको एमीन हार्मोन्स देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब आप बात करते हैं एड्रेनालिन की, नॉन एड्रेनालिन की, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन की, तो वो आपके वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स के अंदर आता है या फिर एमीन हार्मोन्स के अंदर हम उसको जगह जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इसको आपको ज्यादातर कंडीशन में आपको ये काफी हद तक काम में आने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से आप सीरोटोनिन की बात करेंगे, मिलेटोनिन की बात करेंगे तो ये सभी जो है बेटा एमीन हार्मोन्स के फॉर्म में जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आपके पेप्टाइड हार्मोन्स की कैटेगरी के अगर हम देखें तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, तो ये आपके पेप्टाइड हार्मोन्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, इंसुलिन की बात करते हैं, तो ये सभी आपके प्रोटीन हार्मोन्स के अंदर या पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेटा। बहुत सारे प्रोटीन हार्मोन्स और भी हैं, उनके बारे में भी हम आगे आपसे डिटेल में
बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पिट्यूटरी में आपको दो रीजन देखने को मिलता है। एक रीजन जिसे कि हम लोग बोलते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा रीजन जिसको कि हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पिट्यूटरी में हमको दो रीजन देखने को मिलता है। एक हमको देखने को मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक हमको देखने को मिलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको कि हमने आपको बताया था कि एडिनो हाइपोफाइसिस वाला जो रीजन होता है उसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसमें आपको दो रीजन देखने को मिलते हैं। एक रीजन जो होता है बेटा उसको हम लोग जनरली कहते हैं पार्स डिस्टैलिस, और एक रीजन इस रीजन की तरफ होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस के पास में अपने हार्मोन्स जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, थायराइड हार्मोन्स हो गए, और ये सभी जो हार्मोन्स है। ठीक है, तो मैक्सिमम मोस्टली बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो हमको एंटीरियर पिट्यूटरी वाले रीजन में ही देखने को मिलते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हम लोग दो हार्मोन्स की बात करते हैं। एक आपका होता है ऑक्सीटोसिन और एक हार्मोन्स मैंने आपको बताया था कि वो होता है आपका ATH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पे आपको बेटे देखिए हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होता है, और इन्हीं न्यूरो सिक्रेटरी सेल से बेटा ADH और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, और बहुत सारे न्यूरो सिक्रेटरी सेल से ऐसे रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को एक्टिवेट करते हैं। फिर से सुन लीजिए बेटा, जो आपका न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं, कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो होती है बेटा वो हमारे पिट्यूटरी के पोस्टीरियर रीजन से डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करती है। कौन कौन से हार्मोन्स? एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, पोस्टीरियर रीजन से डायरेक्ट। लेकिन कुछ ऐसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, और यही रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स को या तो रुकना बंद करेंगे या तो उसको एक्सेलरेट करेंगे या तो उसको प्रमोट करेंगे कि भाई हाँ तुम जो है कहीं ना कहीं अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करो। तो ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चार्ट के अंदर ये चार्ट मस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। ये देखिए जितने भी आप हार्मोन्स देख रहे हो जहां पे RH लगा हो तो जान लेना बेटा ये आपका हाइपोथैलेमस वाला है। कौन वाला है? हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन्स है। ठीक है, इनका नाम जैसे मैंने बताया TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH। ठीक है, अब थायरोट्रोपिन, थायरो से ही नाम क्लियर है बेटा कि ये हमारे थायराइड ग्लैंड को जाकर के एक्टिवेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड के लिए हमारे पिट्यूटरी के अंदर बेटा TSH होता है। TSH होता है, याद देखिए लिखा हुआ बेटा TSH होता है, जो हमारे थायराइड हार्मोन्स को जो है वो जाकर के थायरॉक्सिन को जाकर के प्रमोट करता है। साथ में बेटा ये प्रोलैक्टिन को भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रमोट करने का काम करता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसी तरह बेटा GnRH होता है जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, और ये GnRH जो है हमारी पिट्यूटरी से FSH और LH को रिलीज करवाने का काम करता है। इज दैट क्लियर? उसी तरह बेटा ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन्स होता है GHRH, वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करवाने का काम करता है। लेकिन इसकी ऑरिजिन कहां से होती है? इसकी ऑरिजिन होती है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसी तरह बेटा GHIH होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन्स हमेशा नहीं रिलीज हो सकता है तो उनको रोकना होता है। तुमको रोकने के लिए एक हार्मोन्स होता है बेटा जिनका नाम है सोमैटोस्टैटिन। क्या नाम है बेटा? सोमैटोस्टैटिन 14 है और सोमैटोस्टैटिन 28 है। ये हार्मोन्स रिलीज करवाने का काम होता है बेटा। इसी तरह से इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज करवाने का काम किसका होता है बेटा? हाइपोथैलेमस का ही होता है, उसको इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से बेटा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होता है जिसे CRH कहते हैं। CRH जो होता है बेटा वो जनरली जाना जाता है आपके एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए, और इसको एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए पिट्यूटरी जो रिलीज करती है बेटा वो ACTH करती है। तो पहले हाइपोथैलेमस क्या देगी पिट्यूटरी को? CRH, फिर CRH ACTH रिलीज करेगा, और फिर यही ACTH जाएगा किसके पास बेटा? एड्रिनल ग्लैंड के पास, और वहां जाकर के रिलीज करवाएगा एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, उसी तरीके से बेटा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी जो होते हैं बेटा वो आपके कौन रिलीज करवाता है? वो आपके रिलीज करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका नाम PIH है, वो भी रिलीज होता है। डोपामिन वो भी रिलीज होता है। ठीक है, तो इस तरीके की सारी इनहिबिटिंग हार्मोन्स और ये सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को आदेश देता है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है ब्रेन का जिसका काम यह कि ब्रेन के इंफॉर्मेशन को केमिकल के फॉर्म में चेंज करके पिट्यूटरी को बता रहा है। ठीक है, और पिट्यूटरी उसे डाइल्यूट करके अलग अलग तरह की ग्लैंड को देने का काम कर रहा है कि भाई ठीक है मैं इस ग्लैंड को जाकर के इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि ग्लैंड अपना फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, तो पिट्यूटरी को ऑपरेट करने का काम किसका होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो जिसके लास्ट में आपको रिलीजिंग हार्मोन्स देखने को मिले, जान लेना कि वो हार्मोन्स कहां से आया हुआ है? वो हार्मोन्स आया हुआ है हाइपोथैलेमस से। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत सारे आपको हाइपोथैलेमस से देखिए रिलीजिंग हार्मोन में टीआरएस, सीआरएस, डोपामिन, सोमैटोस्टैटिन, वैसोप्रेसिन, ये सभी वो हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर पा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा बाकी पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करता है उसका नाम है बेटा मेलाटोनिन। क्या नाम बेटा? मेलाटोनिन नाम है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे कि मेलाटोनिन के फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, वो बात करूंगा। उसी तरह से बेटा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T3, T4 या फिर जिसे आप लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन। ठीक है, इसमें T3 एक टाइप होता है और एक होता है T4, और साथ में एक और हार्मोन थायराइड रिलीज करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम जो है वो जनरली करते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो लॉट्स ऑफ हार्मोन्स बिकॉज TSH, ACTH। अब ये जो पिट्यूटरी है बेटा ना, यही सारे ग्लैंड को ऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी ग्लैंड आप देख रहे हो, चाहे पैनक्रियाज आप देखो, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, ये जो भी हार्मोन्स हैं ये सबको रेगुलेट कौन कर रहा है बेटा? पिट्यूटरी ही करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको बाकी सारे हार्मोन्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे पैनक्रियाज के बारे में, तो पैनक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये इसके इंडोक्राइन हार्मोन्स जो है वो होते हैं, और साथ में इनको रोकने के लिए रिलीज करता है सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करता है बेटा? सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है हार्मोन्स के सिक्रीशन को रोकने के लिए। उसी तरीके से बेटा ओवरी एक अलग ग्लैंड है जिसको रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, LH और FSH दे करके। तो ये बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन को जो है रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह बेटा टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने का काम करता है, एंड्रोजेंस रिलीज करने का काम करता है। ये सारा काम बेटा अलग अलग ग्लैंड करती हैं, जो कि जिनका जो है फंक्शन डिसाइड करने वाला कौन होता है बेटा? पिट्यूटरी होता है। तो इसको कभी मत भूलिएगा, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, और इन ग्लैंड्स के बारे में आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम पिट्यूटरी की अगर बात करें तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो हमारी ब्रेन के पास में एक बोनी रीजन होता है बेटा, जो कि मैं 3D स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं। उस बोनी रीजन का नाम होगा बेटा सेला टर्सिका। सेला टर्सिका जो होता है बेटा वो स्फेनॉइड बोन होता है, और उसी से अटैच होता है आपका हाइपोथैलेमस, और वहीं पे मौजूद होती है आपकी पिट्यूटरी। क्या होती है बेटी? पिट्यूटरी मौजूद है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा इसके दो रीजन मैंने आपको बताया। एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है जो कि स्मॉल पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और एक आपका एडिनो हाइपोफाइसिस होता है जिसे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। पिट्यूटरी हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स और मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये सभी के सभी जो भी हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करते हैं बेटा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। कौन करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी की हम लोग बात ही कर रहे हैं बेटा, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जिस हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ते हो उस हार्मोन्स का नाम बेटा ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स क्यों इंपॉर्टेंट बेटा? ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसी को हम लोग सोमैटोट्रोपिन के भी नाम जानते हैं। अब लोग बहुत ज्यादा सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोट्रोपिन में कंफ्यूज होते हैं बेटा। सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, जबकि सोमैटोट्रोपिन जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से आता है। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन्स को जो रिलीज करता है बेटा वो पिट्यूटरी होता है। कौन होता है? वो पिट्यूटरी होता है। सबसे पहले GHRH रिलीज कौन करवाता है बेटा? सबसे पहले GHRH जो रिलीज करवाता है वो करवाता है बेटा हाइपोथैलेमस, और उसके बाद GHRH के रिलीज होने के बाद आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि GHRH के रिलीज होने के बाद जो GH होता है बेटा, GH, उस GH को रिलीज करता है पिट्यूटरी, और फिर पिट्यूटरी उस GH को भेजता है लीवर के पास, और फिर लीवर एक हार्मोन से रिलीज करता है। लीवर जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है IGF-1। क्या नाम है? IGF-1। और फिर बेटा ये जो IGF-1 आप देख रहे हो ना, ये IGF-1 हर एक जो है ऑर्गन के पास जाता है, और वहां जाकर के ऐसे फंक्शन परफॉर्म करवाता है जो ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है बेटा। तो याद रखिएगा IGF-1 बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके बारे में बता रहा हूं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे IGF-1 रिलीज हुआ, और वो सभी के पास आपको सिक्रीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो लिखा है दिस माइटोजेन इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बाई GH ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन्स आएगा, और लीवर के अंदर आकर किसको एक्टिवेट करेगा? IGF-1 is secreted by the liver, enter the blood and function as hormones, और ये ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में पहुंचेगा जहां पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब जैसे क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम करेगा, सेल डिवीजन वगैरह जो भी है प्रॉपर उसको करेगा, जो भी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है वो सब फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? वो सब फंक्शन परफॉर्म करा रहा है IGF-1। लेकिन क्या होगा अगर ग्रोथ हार्मोन्स लगातार बढ़ता ही चला जाए? तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्या होगा
अगर ग्रोथ हार्मोन्स लगातार बढ़ता ही चला जाए बेटा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, अगर ग्रोथ हार्मोन्स लगातार आपकी बॉडी में बढ़ता चला गया ना, तो आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है जाइगेंटिज्म बेटा। जाइगेंटिज्म या फिर एक्रोमेगलिया जो है, ये एक ऐसी बीमारी मानी जाती है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म में अगर आप उसको गाइड नहीं करते हो, लॉन्ग टर्म में अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी जान भी ले सकता है। साथ में आपकी बॉडी के फेस के शेप को बिल्कुल इरेगुलर कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, चिन थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, बगल में डायग्राम आपको लगाना। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको बॉडी में देखने को मिल जाएगी अगर आपको जाइगेंटिज्म्स वगैरह देखने को मिलता है तो। और अगर इसका कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो जा रहा है तो आपको ड्वार्फिनिज्म हो जाएगा, मतलब आपकी हाइट कहीं ना कहीं ड्वार्फ हो सकती है बेटा। इसके बहुत सारे अदर भी जो है वो जो है कोसिक्वेंसेज हैं, जो कि आपको बगल डायग्राम में और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपसे जरूर मेंशन करूंगा। खैर, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है कि हमें जो आपका ग्रोथ हार्मोन्स है वो रिलीज करने वाला पिट्यूटरी है, वो लीवर के पास में भेजता है जीएच को, और उसके बाद लीवर जो है बेटा वो रिलीज करता है ग्रोथ फैक्टर जिसका नाम है IGF-1। क्या? IGF-1 ग्रोथ फैक्टर को वो रिलीज करता है और फिर वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में अलग अलग लोकेशंस पे जाता है, जहां पे वो बहुत सारे ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना हो गया, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना हो गया। तो इन सभी चीजें जो भी ग्रोथ के लिए इसेंशियल चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं वो प्रमोट करता है, और इस तरीके से ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलती है। लेकिन इसी ग्रोथ हार्मोन्स को हमें रोकना भी होता है, तो रोकने के लिए भी इनहिबिटरी हार्मोन्स जो है वो हमारे अंदर मौजूद होते हैं। उसी तरीके से बेटा हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। अब बोलोगे सर आप इन हार्मोन्स को पहले, क्योंकि बेटा इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं बताना है, बस आप इनके बारे में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले हार्मोन्स की बात करते हैं जिसका नाम बेटा प्रोलैक्टिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। जनरली जब आप किसी भी फीमेल के अंदर देखते हो तो उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा जो होता है वो होता है PRL या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन। इसे बेटा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है। अगर बेटा जब मैं बात करता हूं प्रोलैक्टिन की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपकी प्रोलैक्टिन है उसके कारण जो मेमोरी ग्लैंड है उनमें इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलता है और आपको मिल्क प्रोडक्शंस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोलैक्टिन जो होता है बेटा साथ में आपके हाइपोथैलेमस में जब ये जाता है तो आपकी GnRH जो रिलीजिंग फैक्टर होता है उसको जाकर के रोक देता है बेटा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब, ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं कि जिस समय फीमेल प्रेग्नेंट होती है बेटा, उस समय जो है, या फीमेल जिस समय डिलीवरी कर लेती है, जिस समय वो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग कराती है किसी बच्चे का, तो उस समय उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। वो इसीलिए बंद हो जाती है बेटा क्योंकि जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है या फीमेल के ब्रेस्ट में जब मिल्क बनता है तो उस समय क्या होता है कि जो GnRH होता है बेटा, जो हाइपोथैलेमस से जनरली रिलीज होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाने के लिए, तो प्रोलैक्टिन क्या काम करता है कि ये उल्टा जाता है, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव देता है आपके हाइपोथैलेमस की ये GnRH रिलीज मत करो बेटा, ठीक है, या GnRH को रिलीज करना कम कर दो, सिक्रीशन FSH LH का क्या कर जाए, कम हो जाए। तो बेटा ये GnRH के सिक्रीशन को रोक देती है जिससे कि FSH और LH सिक्रीट होना पिट्यूटरी से बंद हो जाता है। GnRH कौन रिलीज कर रहा था? हाइपोथैलेमस ना। तो प्रोलैक्टिन किसके पास पहुंची? हाइपोथैलेमस के पास पहुंची और वहां पहुंच करके उसने GnRH पे रोक लगा दी। GnRH के रुकते ही FSH और LH जो है बेटा वो सिक्रीट होना बंद हो गया, जिससे कि ओव्यूलेशन या फिर ओवम बनने की प्रोसेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या हो गई? स्टॉप हो गई बेटा। बात तो याद रखिएगा, स्टॉप हो गई। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराती है तब तक GnRH रिलीज नहीं होगा क्योंकि तब तक प्रोलैक्टिन बन रहा होता है। और अगर प्रोलैक्टिन बनेगा तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि इसकी होती, ठीक है। उसी तरीके से अभी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। अब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन्स होता है ना बेटा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स ACTH, क्या? ACTH। अब ये जो बेटा ACTH होता है ये रिलीज करने वाला जो हार्मोन्स होता है वो होता है पिट्यूटरी, लेकिन इसको एक्टिवेट कौन करता है? इसको एक्टिवेट करता है CRH जो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा CRH, किसको देगा? पिट्यूटरी को। अब तब पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी? तब पिट्यूटरी रिलीज करेगी बेटा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जिसका नाम है ACTH। और फिर बेटा ACTH जो है वो आएगी आपके किसके पास? वो आएगी आपकी एड्रिनल ग्लैंड के पास, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड के पास आ करके यहाँ पे मौजूद बहुत सारे हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, इसको एक्टिवेट करने का काम करेगी। साथ में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस को भी एक्टिवेट करने
करने का कहीं ना कहीं इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी हार्मोन्स कौन रिलीज करता है, ये भी हार्मोन्स रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। और फिर ACTH जो है तो बेटा वो स्टिमुलेट होता है। ये एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन्स रहेगा, तो आपको पता है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बाकी एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला जो हार्मोन्स है उसके बारे में भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी बात बताऊंगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करती है, हमारी हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करती है बेटा, उसका नाम है क्या बताओ? उसका नाम है GnRH। क्या नाम बेटा? GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। और फिर बेटा ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पता है कहाँ जाता है? पिट्यूटरी में जाता है। और तब पिट्यूटरी रिलीज करती है बेटा दो हार्मोन, जिसका नाम है FSH और LH। क्या? FSH और LH। अब FSH और LH जो होता है बेटा वो ओवरी में जाकर के ओवम का प्रोडक्शन करता है और इस टेस्टिस में जाकर के स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये ग्रीन वाली लाइन बनता हुआ दिखा रहा है कि भाई बनेगा। ठीक है, FSH और LH कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रमोट करते हैं, ये बात तो क्लियर है। ओवरी से एस्ट्रोजन प्रमोट करवाते हैं और टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेस्टेरोन को भी एक्टिवेट करने का काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LH और FSH, ये देखिए बेटा ग्रोविंग फॉलिकल में गया, जहां पे ये ग्रोविंग फॉलिकल में ओवम को ओव्यूलेट करवाने का काम करेंगे, मेस्ट्रुअल साइकिल चलाने का काम करेंगे। और जब एक बार ओवम जो है वो ओव्यूलेट हो जाएगी तो ओव्यूलेशन के बाद में ये ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाकर के देंगे, पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भैया प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाना है हमको। तब ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाना जो है वो क्या कर देगी? शुरू कर देगी। तो बेटा कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाना, फिर उसके बाद उस हार्मोन्स को रोकना साइकिल में, ये सारा काम आपके LH और FSH का जो है वो होता है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इट स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, मतलब ओवम को, ठीक है, या एग के डेवलपमेंट को। इट आल्सो प्रमोट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरी। इन मेल्स FSH टारगेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। FSH जो होता है बेटा वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जाता है, जहां पे ये स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या करता है? प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, LH जो होता है बेटा वो आपके ओव्यूलेशन को जो है वो कराने में मदद करता है। LH आल्सो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, जिससे कि प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है वो शुरू होता है। उसी तरह मेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें ICS जो जगह होती है वहां पे बेटा टेस्टिस में आपके टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने का काम करते हैं। तो LH और FSH जो होते हैं बेटा वो वहां पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो जाकर के आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो हो सके। इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे, दैट्स इट। आगे बात करते हैं अभी। तो ये जस्ट एक कॉमन इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले हार्मोन्स के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम बेटा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको कि हम लोग TSH कहते हैं बेटा। या फिर ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज करने का काम करती है पिट्यूटरी। क्या करती है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को ये रिलीज करवाने का काम करता है TRH करता है बेटा। TRH कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये एक थायराइड हार्मोन्स होता है, थायराइड ग्लैंड इसको रिलीज करता है। उसी तरह एक और हार्मोन्स है जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि मेलानिन वगैरह का सिक्रीशन के लिए जनरली जो है वो जाता है, जो आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन करने का काम करता है। जो हमारी स्किन वगैरह ना बेटा, स्किन में जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है या एम्फीबियंस में जो पिगमेंटेशन वगैरह होती है, तो वो कौन कराते बेटा? वो कराती मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल। इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज दिया, डिटेल नहीं है आपकी बुक में, NCERT में, तो पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं अपने पोस्टीरियर हार्मोन्स के बारे में। पोस्टीरियर हार्मोन्स हमारे दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एक होता है बेटा ऑक्सीटोसिन और एक होता है बेटा आपका ADH। ऑक्सीटोसिन का काम होता है बेटा कि ये जब प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करने का, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ताकि बच्चा बाहर आ सके। ठीक है, साथ में प्लेसेंटा को ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करने का काम करता है ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सके। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन का काम किसका होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन का होता है, ध्यान रखिएगा। साथ में बेटा याद रखिएगा कि जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग में, उसके ब्रेस्ट में जब मिल्क जब सक करता है बच्चा, तो ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का भी काम और मिल्क को बाहर निकालने का काम भी किसका होता है? ऑक्सीटोसिन का जो है बेटा वो माना जाता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से बेटा ADH एक हार्मोन्स होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। जिस समय आपका यूरिन जो है बेटा फिल्टर होकर के बाहर जाता है
तो यूरिन जब नेफ्रॉन में ट्रैवल कर रहा होता है बेटा, और जब वो पहुंचता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में, तो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल में एडीएच हार्मोन्स की प्रेजेंस में क्या होता है कि अगर आपके यूरिन में वाटर वगैरह ज़्यादा है और गर्मी पड़ रही है, तो एडीएच हार्मोन्स उसको क्या काम करता है, उस वाटर्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। साथ में एडीएच के बहुत सारे और काम है, जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आपकी ब्लड वेसल्स को पतला करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का भी काम किसका होता है, एडीएच का होता है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा आगे डिटेल में, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन द मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज की इस लेक्चर में आपसे बात करने जा रहा हूं, वो है बेटा थायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंटली सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, ध्यान से लगे रहेंगे तो आपको काम देगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग अपने इस रीजन को देखते हैं, गले वाले रीजन को देखते हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उभार देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जनरली वोकल बॉक्स बोल देते हैं, ठीक है। दरअसल बेटा यही उभार जो होता है, ये होता है बेटा हमारा थायराइड ग्लैंड। क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। और जब हम लोग थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे देखते हैं ना, तो 4 छोटे छोटे हमको लोब दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग पैराथायराइड कहते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है बेटा, ये एक हार्मोन्स रिलीज करता है, ट्रैकिया के साइड में होता है। ये एक हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक क्या 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं जनरली, जिनका नाम है T3 एंड T4। क्या नाम बेटा, T3 और T4 नाम है उनका। आप हमेशा याद रखिएगा बेटा, एक का नाम है T3, एक का नाम है T4। अब बोलोगे सर ये T3 और T4 होते क्या है, दरअसल बात ये होता है बेटा कि ये जो T3 और T4 होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स क्यों माने जाते हैं, इसके बारे में पहले बात करते हैं। ध्यान दीजिए, जनरली जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, उसमें आपका एक T3 होता है, एक T4 होता है, जिसे हम लोग कंप्लीट फॉर्म में जनरली बोल देते हैं कि भाई वो हमारा है थायरॉक्सिन। क्या है, थायरॉक्सिन। अब जनरली थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो होती है आयोडीन। क्या होती है बेटा, आयोडीन। अगर किसी कारणवश हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए, तो थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं होगा और केस आ जाएगा बेटा हाइपोथायरॉइड। क्या आ जाएगा, हाइपोथायरॉइड का केस आ जाएगा। हाइपोथायरॉइड के केस में अगर आप देखेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा स्लाइड के अंदर, कि हाइपर और हाइपोथायरॉइडिज्म के केस में, तो एक केस होता है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एक केस को बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म और दूसरे को बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल बात करेंगे। पहले हम लोग आगे की स्लाइड में देखिए, हमारी थायराइड ग्लैंड में कुछ सेल्स होती हैं। जैसे एक सेल होती है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं सी सेल। क्या कहते हैं, सी सेल। ये कैल्सिटोनिन रिलीज करती है। उसी तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड में कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स होती है बेटा। यही फॉलिक्यूलर सेल्स, थायराइड फॉलिक्यूलर सेल जो होती है बेटा, वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि थायराइड हार्मोन्स को कौन रिलीज करता है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड में मौजूद फॉलिक्यूलर सेल्स, थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स जो होती हैं, वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती हैं। और इस तरीके से बेटा जो रिलीज होता है, सी सेल आपका कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है। तो यहाँ पे लिखा है, द इंटीरियर ऑफ फॉलिकल कंटेन कोलॉइड, अ प्रोटीन रिच फ्लूइड। द फॉलिक्यूलर सेल प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स, दैट इज अ थायरॉक्सिन, आल्सो कॉल्ड एज टेट्राआइडोथ्रियोनिन, एंड T4 इसको बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन 4 एटम ऑफ आयोडीन। अगर कोई थायरॉक्सिन 4 आयोडीन से बना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राआइडोथ्रियोनिन या T4 बोलेंगे। अगर वो 3 आयोडीन से बना है, तो उसको T3 कहते हैं। तो T3 और T4 इट मीन्स नंबर ऑफ आयोडीन। 4 आयोडीन से बना है तो टेट्राआइडोथ्रियोनिन, और 3 आयोडीन से बना है तो ट्राईआइडोथ्रियोनिन, दैट इज नोन एज T3, जहां पे आपको 3 एटम आयोडीन के देखने को मिलते हैं T3 के केसेस में, ठीक है। T3 एंड T4 ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं। और साथ में बेटा इसमें जो सी सेल होती है, सी सेल बेटा कैल्सिटोनिन रिलीज करती है, जो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। तो क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स का डिसबैलेंस देखने को मिलता है, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन्स सिंथेसिस इन थायराइड। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है, तो हमारी केस में हमको हो जाता है बेटा हाइपोथायरॉइडिज्म। क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाएगा। और हाइपोथायरॉइडिज्म केस में आपकी थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, और जब बेटा थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ेगा, तो हमको गोइटर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड का साइज दोनों केसेस में बढ़ेगा, हाइपर और हाइपो दोनों केसेस में बढ़ेगा, ठीक है। साथ में यहीं तक नहीं रुकता है, अगर आपको हाइपोथायरॉइडिज्म है बेटा, तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इरेगुलर हो जाती है। नंबर 1, कैंसर होने की संभावना भी देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मैलिटी आने पे। रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड इंक्रीज, अगर इंक्रीज जाता है
तो बेटा कैंसर के केसेस, अगर मान लीजिए थायराइड हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिलीज होने लगे तो ऐसे केसेस में, हाई कंसंट्रेशन वाले केसेस को हम लोग हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं और इसमें कैंसर तक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिक्रीशन या एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, और तो इसमें एक केस और देखने को मिलता है बेटा जिसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक। अब बोलोगे सर ये क्या है? एक्सोप्थैल्मिक जो होता है बेटा वो आपके ऑप्थैल्मिक रीजन वगैरह को अफेक्ट करता है बेटा, और इसमें जो एक्सोप्थैल्मिक जो गोइटर होता है ये हाइपरथायरॉयडिज्म, देखो एक है गोइटर और एक है एक्सोप्थैल्मिक गोइटर। एक्सोप्थैल्मिक गोइटर जो होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म से होता है, और जो नॉर्मल गोइटर आपको देखने को मिलता है वो हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है बेटा कि एक्सोप्थैल्मिक गोइटर को जनरली हम लोग जिस कैटेगरी में रखते हैं उसको हम लोग ग्रेव डिजीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज कहते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होने के साथ में आंखें निकल आती हैं, मतलब आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और जो आप पुतलियां देख रहे हो ये बल्ब हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा फूल जाती है, पुतलियां फूल जाती है बेटा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस होने लगता है, मतलब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन यूटिलाइज करने लगती है, और रिजल्टेंट क्या होता है बेटा कि आपकी बॉडी धीरे धीरे वेट घटने लगेगा। जाहिर तौर पे अगर बॉडी में से ग्लूकोज और ये प्रोटीन वगैरह सब लॉस होगा तो आपका नुकसान तो देखने को मिलेगा ना। तो ये सारी चीजें हमको इसके अंदर देखने को मिलती हैं जिसको हम लोग ग्रेव डिजीज कहते हैं बेटा। अब इसकी केसेस मैंने दो बताया आपको, एक बताया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर लॉस होगा, पफी फेस हो जाएगा, थोड़ा फूला फूला सा चेहरा रहेगा, गोइटर देखे दिखाई दे रहा है, दोनों में गोइटर आपको दिखाई। बच्चे इसी में कंफ्यूज सर गोइटर, देखो ये भी गोइटर दिखाई देगा, ये भी गोइटर, लेकिन इसके गोइटर में बेटा याद रखिएगा कि आपकी आंखों में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, नॉट एक्सोप्थैल्मिक बेटा गोइटर, तो इसके में गोइटर में आंखों में जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो इनकी आंखों में प्रॉब्लम देखने को हमको नहीं मिली, मतलब इनके ऑप्थैल्मिक रीजन में कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली। हाँ फेस पफी हुआ, लेकिन इसमें फेस पफी नहीं, इसमें हमारी आईज बल्बिंग आईज आ गई, मतलब आंखें फूल के थोड़ी सी बाहर तरफ आ जाएंगे। स्लो हार्ट बीट, इनकी हार्ट बीट कम होती है और इनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। देखो बेटा यही मैंने कहा, एक्सोप्थैल्मिक मतलब हार्ट बीट बढ़ गई है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो वेट लॉस होगा बेटा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आपका ग्लूकोज वगैरह उसका यूटिलाइजेशन होगा, इसमें वेट गेन हो रहा है, इसमें वेट लॉस हो रहा है, इसमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसमें जल्दी आपको पेट साफ ही नहीं होगा, जबकि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डायरिया लूज मोशंस वगैरह देखने को मिल रही है। इसके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह का, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह कम हो जरूर जाती हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशंस बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, लॉन्गर साइकिल्स चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्सोप्थैल्मिक गोइटर इज फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कैरेक्टरिस्टिक बाय एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड and protrusions of eyeball, increase basal metabolic rate, weight loss, इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं ग्रेव डिजीज। सिंपली फॉर्म में जो मैंने आप बताया बेटा कि आपकी अगर आपके बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, क्योंकि आपका थायरॉक्सिन नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में डिजीजेस देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ नो डाउट अगर आप लोग ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर थायराइड हार्मोन्स हुआ तो उसका रिजल्ट आपको हाइपरथायरॉयडिज्म से देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का केस बेटा उसमें गोइटर देखने को मिलता है, और उसमें एक केस है जिसको हम लोग एक्सोप्थैल्मिक गोइटर कहते हैं। इसके अंदर आपके आईज बल्बिंग आईज वगैरह देखने को मिलती है, जो कि एक डिजीज का सिग्नल होती है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज बेटा। अब ये हार्मोन्स बस एक साइड देखो, ये बेटा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जो है वो की कैटेगरी में आते हैं। जो आपके थायराइड हार्मोन्स है वो आपके लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और जनरली मैंने आपको बताया कि जो हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं बेटा, जो हमारे लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स हमको देखने को मिलते हैं वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स देखिए यहाँ पे आपके बाइंड किए। और थायराइड हार्मोन्स प्ले इंपॉर्टेंट रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट मोस्ट ऑफ द टिश्यू एक्सेप्शन इंक्लूडिंग ब्रेन स्प्लीन मेटाबॉलिक बीएमआई को मेंटेन, बीएमआर को जो है बेटा वो बढ़ाने का काम जो है वो करते हैं ये, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। अब आपको एक बात और बता दूं कि बेटा ये बीमार होता क्या है। आपकी बॉडी को हार्ट को मूवमेंट करने के लिए, लंग्स को मूवमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए,
वो एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज चलती है बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसको बढ़ा दोगे तो हार्मोन्स वगैरह अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। A second major effect of thyroid hormones is stimulates the sodium and potassium ATPase to get growth hormones and insulin। thyroid hormones accelerate बॉडी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, साथ में इसके स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम वगैरह के भी ग्रोथ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हार्मोन्स है वो आपके न्यूक्लियस से जाकर के बाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बेटा कि ये जो है डायरेक्ट न्यूक्लियस से जाके बाइंड करता है, इसको कोई सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है। तो ये सेल के अंदर न्यूक्लियस तक पहुंचता है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को बहुत ही आराम से मिला। देखिए यहाँ पे ये आया ना, थायराइड हार्मोन्स आया, ये न्यूक्लियस पे जाके बाइंड कर गया। तो ये भी बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स है, इसलिए सीधे आपकी सेल के अंदर एंटर कर जाता है। इज दैट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है आपको? थर्ड हार्मोन्स के रोल वगैरह समझ में आ गए, बेसल मेटाबॉलिक रेट समझ में आ गया, जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को क्या करेगी, बढ़ाएगी बेटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ टिश्यू, ब्रेन और स्प्लीन को छोड़ करके, टेस्टिस को छोड़ के बाकी हर जगह की बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देगी। अगला हार्मोन्स इसी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। ये आपको जो थायराइड ग्लैंड देखने को मिल रही है, ये थायराइड ग्लैंड के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग तरह के लोब देखने को मिल रहे हैं बेटा, जिसे हम लोग पैराथायरॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराथायरॉयड कहते हैं। अब यही बेटा वो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स रिलीज करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स का काम क्या होता है कि आपकी ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो ये आपकी बोन्स से कैल्शियम को ब्रेक करके कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ाएंगी। इसीलिए बेटा इस केस को हम लोग हाइपर कैल्शियमिक केस कहते हैं। बात समझ में आया? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं बेटा। फिर से ध्यान सुनिए, अगर आपके बॉडी के अंदर ब्लड में हार्मोन्स कैल्शियम की कमी है तो ये हार्मोन्स आपकी बोन से कैल्शियम को लेकर के आपकी ब्लड में सर्कुलेट कराने का काम करेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके के केस को आप ध्यान रखिएगा। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, बता दिया। हर एक लोब में देखो बेटा, यहाँ पे 2 थायराइड के 2 लोब हैं, एक थायराइड का लोब, 2 थायराइड का लोब, और दोनों लोब में आपको 2 देखने को मिले। द पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन्स। और बेटा ये वो हार्मोन्स है जो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है, मतलब ये डायरेक्ट आपका न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकता है। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। पैराथायरॉयड हार्मोन्स इंक्रीज कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड। मैंने आपको बता दिया अभी। पैराथायरॉयड एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, ताकि वो डिसोल्यूशन मतलब कि मिनरल्स को वो डीमिनरलाइज कर पाए। डीमिनरलाइज मतलब कैल्शियम जो बोन्स में है उनसे कैल्शियम निकल करके कहां पे चली जाए, ब्लड में चली जाए। ठीक है, इसका और भी रोल बेटा। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन। जो आपके यूरिन फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो कैल्शियम हमारे ब्लड से फिल्टर होकर के यूरिया के साथ चला जाता है, उसको भी रीएब्जॉर्ब करवाने का काम कौन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स करता है। कुल मिलाकर के जहां से भी इसको कैल्शियम मिलेगा, ये एब्जॉर्ब करके, चाहे फूड से मिले, चाहे यूरिन से मिले, चाहे आपके ब्लड बोन से मिले, हर जगह से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और किसको दे देना है? ब्लड को दे देना है। इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल अलॉन्ग विद टीसीटी। इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं कौन? पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। एड्रिनल ग्लैंड के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, और साथ में हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाज के भी बारे में। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करेंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो गया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय बाय। पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। हार्मोन्स एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। और ये पूरा का पूरा डेटा जो है बेटा वो एनसीईआरटी का है। साथ में अगर आप ऐसे ही नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं मेरी बुक विधान हैंडबुक बायोलॉजी, जो कि आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। साथ में आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर को देखने के लिए हमारा ऐप जिसका नाम है विधान। तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।